हेलो एवरीवन, वेलकम टू B2E ट्यूटोरियल्स। मेरा नाम है गरिमा और मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 6 का बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ व्हाट इज़ गवर्नमेंट। तो आई रिक्वेस्ट कि आप अपनी बुक्स अपने साथ लेकर बैठें और इसे लाइन बाय लाइन मेरे साथ स्टडी करें। साथ ही जो लोग टीचिंग के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत हेल्पफुल रहेगा। आइए अब हम इसे शुरू करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे। एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजंस एंड टू गेट थिंग्स डन। इसका मतलब हर एक कंट्री को एक गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है ताकि वो कुछ डिसीजंस ले सकें और कुछ कार्यों को पूरा कर सकें। दीज कैन बी डिसीजंस अबाउट वेयर टू बिल्ड रोड्स, स्कूल्स और हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ अनियंस व्हेन दे गेट टू एक्सपेंसिव और वेज टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या है, ये डिसीजंस में हम क्या स्टडी करेंगे कि जैसे जो गवर्नमेंट है उसका काम क्या है कि रोड्स कहाँ पे बनेंगी, स्कूल्स कहाँ पे खोले जाएंगे, अगर अनियंस या किसी और भी चीज़ के प्राइसेस बढ़ चुके हैं और मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत दिक्कत हो रही है उनको ख़रीदने के लिए, उनके प्राइसेस को हम कैसे कंट्रोल करें कि ताकि वो सामान सब लोगों को ईज़िली एक्सेसिबल रहे। अब हमारे पास गवर्नमेंट जो है जो पॉलिसीज़ मेकिंग का भी काम करती है, दैट इज़ जो हमारा पुअर सेक्शन है हमारी कम्युनिटी का, उनके लिए वो कुछ पॉलिसीज़ और कुछ प्रोग्राम्स बनाती है ताकि वो अपनी लाइफ को इजीली स्पेंड कर सकें। आगे हम इसको पढ़ेंगे। The government also has the job of protecting the boundaries of a country and maintaining peaceful relations with other countries. गवर्नमेंट का काम होता है कि वो अपने देश की बाउंड्री को दूसरे कंट्री से प्रोटेक्ट करके रख सके, उनसे अच्छे रिलेशंस बना के रख सके ताकि उनकी कंट्री के लोग पीसफुली अपनी ज़िंदगी बिता सकें। अब हमारी दूसरी कंट्रीज़ क्या हैं, आप नीचे अपने मैप में देखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगी कुछ दूसरी कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और अगर हम नीचे जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा श्रीलंका। ये अदर कंट्रीज़ है। अब हमारे जो गवर्नमेंट है इंडिया में, इंडिया ये पूरा एरिया इंडिया का है। दिस होल मैप जिसमें कलरफुल पार्ट से हमारी अलग अलग स्टेट्स बताई गई हैं, ये हमारे इंडिया के अंदर की टेरिटरी का पार्ट है। अब गवर्नमेंट का क्या काम होता है कि अपने बॉर्डर एरिया से अपनी कंट्री के बॉर्डर एरिया से दूसरी कंट्री के को साथ ऐसे रिलेशंस बना के रखें ताकि यहाँ के लोग पीसफुली अपनी ज़िंदगी बिता सकें। ठीक है, अगला हमारे पास है It is responsible for ensuring all its citizens have enough to eat and have good health facilities. गवर्नमेंट का ये काम है कि वो ये अश्योर करें कि देश में प्रॉपर और पूरा खाने का इंतज़ाम है और हमारे सिटीजन्स को अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ भी मिल रही हैं। जब हमारे यहाँ पे नेचुरल डिज़ास्टर्स आ जाते हैं लाइक अर्थक्वेक्स और सुनामीज़, तो गवर्नमेंट जो है वो एड ऑर्गेनाइज़ करती है उस एरिया के लिए जहाँ पे वो डिज़ास्टर स्ट्राइक किया है ताकि वहाँ पे लोग जो सफ़र करे हैं उस डिज़ास्टर की वजह से उनकी हेल्प हो सके। ये सारे काम हमारे पास गवर्नमेंट की करती हैं। आगे आप देखते होंगे कि लोग आपको कोर्ट्स के अंदर नज़र आते हैं। कोर्ट भी हमारा गवर्नमेंट का ही पार्ट है ताकि किसी भी इंसान जिसके साथ कुछ भी गलत हुआ है वो जाके जस्टिस ले सके। फर्दर, perhaps you are wondering how governments manage to do all this and why it is necessary for them to do. When the human beings live and work together, there needs to be some amount of organization so that decisions are made. अब हम ये पूछ रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों है। देखो, जब हमारे पास एक जगह पे बहुत सारे लोग मिलकर रह रहे होते हैं तो हमें एक हायर अथॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो उन सारे लोगों को गवर्न कर सके। नाउ यू नो कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, यहाँ पे हर तरह के लोग रहते हैं विद वेरियस रिलीजन्स एंड लाइफस्टाइल्स, तो उन सब के ऊपर हमें एक अथॉरिटी चाहिए क्योंकि अगर अथॉरिटी नहीं होएगी तो हर एक इंसान अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस अपनी मन मर्जियाँ करेगा जो कि एक बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड सी सोसाइटी क्रिएट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में है सम रूल्स हैव बीन मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन. For example, there is a need to control the resources and protect the territory of the country so other people can feel secure. Governments do this on behalf of people by exercising leadership,
taking decisions, implementing these among all the people living in their territory. Now, कुछ रूल्स जो हैं वो गवर्नमेंट सबके ऊपर अप्लाई करती है। जैसे हमारे जो रिसोर्सेज हैं जो हमें इजीली नेचर में अवेलेबल हैं, जैसे हो गया हमारा पेट्रोल हो गया है। अब अगर रूल्स नहीं बनेंगे, गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं करेगी, तो कोई भी इंसान अपनी मर्ज़ी से आगे कितनी भी अमाउंट लेकर उसको चला जाएगा, और ये भी चांसेस हो सकते हैं कि दूसरे किसी इंसान को वो चीज़ मिले ही ना। तो इसलिए गवर्नमेंट का काम ये रहता है कि वो अपने सिटीजन्स की तरफ से कुछ ऐसे रूल्स बनाए जो सबके लिए बहुत हेल्पफुल हो, और ताकि ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री कैन लिव पीसफुली। अब हम आगे स्टडी करेंगे लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। Now that you know that the government is responsible for so many different things, can you think how it manages this? So these levels, the government works at local level, at the state level and at the national level. The local levels means in your town or the locality. The state level would mean which covers the entire state like Haryana, Assam, and the national level relates to the entire country. ठीक है, अब हम बताते हैं कि जो लेवल है गवर्नमेंट किन किन लेवलों पे काम करती है। इन्होंने बोला है कि हमारे पास 3 लेवल हैं जहाँ पे गवर्नमेंट आपको काम करती हुई दिखेगी, जो कि होता है लोकल लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल। लोकल लेवल में आ जाते हैं विलेजेस जहाँ पे आप रह रहे हैं, उस एरिया को जो कंट्रोल करता है वो लोकल लेवल हो जाता है। आप जिस स्टेट में रह रहे हैं उस स्टेट पे बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स काउंट होंगी, वो हमारा स्टेट लेवल। और नेशनल लेवल मतलब पूरा इंडिया। अब अगर हम इस मैप को स्टडी करेंगे, नीचे ये देखिए, यहाँ से आपको पता लगेगा कि लोकल लेवल क्या है। अब हम राजस्थान का एक एग्जांपल ले लेंगे। राजस्थान में देखिए 1 डिस्ट्रिक्ट, 2, 2nd, 3rd, 4th, 5th, ऐसे मल्टीपल अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं राजस्थान में। अब इस कली एक डिस्ट्रिक्ट को हम उठाएंगे और इसके ऊपर जो डिसीजन मेकिंग बॉडी आएगी वो लोकल लेवल पे आएगी। अब उसके बाद अगर हम एक राजस्थान की पूरी स्टेट को उठा लेंगे, ये जो राजस्थान की बाउंड्री है सिर्फ इस स्टेट को गवर्न करेगी, जो वो हमारी स्टेट लेवल गवर्नमेंट में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब हम अगर इसको नेशनल लेवल के लिए स्टडी करेंगे तो आप ऊपर जाके देखिए, आपको इंडिया का पूरा मैप नज़र आएगा। ये पूरा इंडिया है, इसको जो लेवल हमारा गवर्नमेंट का कंट्रोल करेगा वो हमारा नेशनल लेवल होगा, क्योंकि इसमें हमारे पास बहुत सारी स्टेट्स आ जाएंगी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड मैनी मोर। ओके, अब हम फर्दर इसको स्टडी करेंगे। Law and the government. The government make laws and everyone who lives in the country has to follow these. This is the only ways the government can functions. गवर्नमेंट का काम क्या होता है? गवर्नमेंट लॉज बनाती है और हर एक सिटीज़न के लिए ज़रूरी होता है कि वो उस लॉ को फॉलो करे। इसी तरीके से हमारी गवर्नमेंट काम करती है। Just like the government has the power to make decisions, similarly it has the power to enforce its decisions. अगर गवर्नमेंट किसी भी एक कम्युनिटी या पूरे देश के लिए कोई एक डिसीजन बनाती है तो उसके पास ये भी राइट होता है कि वो उस डिसीजन को इन्फोर्स कर सकती है थ्रू वेरियस मीडियम्स। इसका अगर हम एक एग्जांपल लेंगे तो देयर इज़ अ लॉ, देखिए, there is a law that states that all the persons driving motor vehicles must have a license. Any person caught driving a vehicle without a license can either be jailed or fined or a large sum of money. Without these laws, the government's power to make decisions is not of much use. इस पैराग्राफ में ये हमें एग्जांपल दे रहा है कि गवर्नमेंट लॉ कैसे बनाती है और उसको इन्फोर्स कैसे करती है। अब जैसे आपको पता होगा कि जितने भी सारे लोग हैं जो मोटर व्हीकल्स को ड्राइव कर रहे हैं उनके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। ये लॉ जो है गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है। अब वो इस लॉ को इन्फोर्स कैसे करेगी, वो कैसे अश्योर करेगी कि सारों के पास लाइसेंस हो और सारे इस रूल को फॉलो करें। तो उन्होंने ये डिसीजन दिया है कि जो लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा उनको या तो जेल हो जाएगी या फ़ाइन हो जाएगा। अब इस डर के मारे जो है जितने भी सारे सिटीजन्स हैं उनको इस लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उसको जेल में बंद करा जाए या उसको कोई फ़ाइन लगे। ठीक है, अगर इन सब लॉज को वो इम्प्लीमेंट नहीं करेगी गवर्नमेंट तो उसकी पावर का कोई काम नहीं है।
ठीक है, अब हम आगे इस चीज़ को स्टडी करेंगे. इट इज़ द पीपल हु गिव पावर टू द गवर्नमेंट. दे डू दिस थ्रू इलेक्शंस इन विच दे वोट फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन एंड इलेक्ट देम. वंस इलेक्टेड दीज पर्सन्स फॉर्म द गवर्नमेंट. अब हमारे पास क्या है, इस गवर्नमेंट को पावर कैसे मिली, गवर्नमेंट कैसे अपनी मर्ज़ी से रूल्स बना रही है. तो ये पावर उनको कौन देता है, हम लोग देते हैं, पीपल देते हैं. आपके पेरेंट्स जिनकी एज 18+ है वो जाके इलेक्शंस में वोट देते हैं किसी एक इंसान को, ताकि जब वो इलेक्ट हो जाए वो पावर में आ जाए और एक गवर्नमेंट बना ले. ठीक है, ये सारे काम कब होते हैं, इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट एक्शंस एंड टू डिफेंड इन इट्स डिसीजंस. ये सारे काम कि इलेक्शंस हो रहे हैं, उसके बेसिस पे एक बंदा सेलेक्ट हो रहा है, वो आगे गवर्नमेंट बना रहा है और उस अपने देश के लोगों के लिए डिसीजंस ले रहा है उनके वेलफेयर के लिए. ये सारे काम होते हैं डेमोक्रेसी में. जिस कंट्री में इलेक्शंस हो रहे हैं और इलेक्टेड लीडर सेलेक्ट हो रहा है वो कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो जाती है. अब डेमोक्रेटिक कंट्री के अलावा भी हमारे पास और कंट्रीज़ होती हैं, उसके बारे में हम नीचे स्टडी करेंगे. अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ मोनार्की. मोनार्की में क्या होता है, द मोनार्क को हम कहते हैं किंग या फिर क्वीन, हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट. मोनार्की में किंग और क्वीन के पास पावर होती है कि वो डिसीजंस लेगी और गवर्नमेंट को रन करेगी. तो मोनार्क में हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल डिस्कशंस एंड टू मेक फाइनल डिसीजंस पावर रिमेन्स विद द मोनार्क ओनली. अब देखो, पुराने टाइम में आप देखते होगे कि राजा महाराजों का टाइम होता था, वो हमारी मोनार्की गवर्नमेंट में आती थी. उनके पास एक छोटी सी बॉडी होती थी जिसमें कुछ लोग होते थे और इसी बॉडी के बेसिस पे वो डिसीजंस लेती थी और उसको अपनी प्रजा पे इम्प्लीमेंट करती थी. ये मोनार्की होती है हमारे पास. मोनार्की में जो रूल मेकिंग पावर होती है, जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है, वो हमारी किसके पास होती है, किंग के पास होती है. अनलाइक डेमोक्रेसी, किंग्स एंड क्वींस डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शंस एंड टू डिफेंड देयर बीइंग. अब हमारी डेमोक्रेसी में क्या होएगा कि लोग जो हैं एक लीडर को इलेक्ट कर देंगे यहाँ पे, और वंस इलेक्टेड लीडर को अपने जो भी डिसीजन है कि वो सही है वो गलत, लोगों को उनके बारे में बताना होगा और अपने आप को डिफेंड करना होगा. क्योंकि अगर एक इलेक्टेड पर्सन गलत जवाब देगा तो उसको ये डर होएगा कि नेक्स्ट इलेक्शंस के टाइम पे उसको जनता दोबारा इलेक्ट नहीं करेगी. इसलिए इलेक्टेड पर्सन को, पीपल को अपने सारे डिसीजंस को डिफेंड करना होता है और उन्हें ये बताना होता है कि ये डिसीजन अपने देश के लिए और उसके लोगों के लिए कैसे सही है. ठीक है, मोनार्की में ये चीज़ नहीं होती है. मोनार्की में किंग जो है वो अल्टीमेट पावर है. उसको अपने लोगों को ये नहीं बताना, ज़रूरी नहीं होता कि उसने ये डिसीजन क्यों लिया, तुमने मारने का ऐलान क्यों किया, या तुमने टैक्स या कोई भी ऐसी चीज़ क्यों क्रिएट कर दी, फिर चाहे उसके लोगों को उस चीज़ का फ़ायदा हो या नुकसान हो. ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में हम स्टडी करेंगे. इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. इंडिया में इलेक्शंस होते हैं. आप अगर अपने पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे, उनसे पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि वो हर 5 साल के बाद जाके किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट देते हैं. वहाँ का एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होता है और वो आगे जाके गवर्नमेंट बनाता है. ठीक है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. This achievement is the result of a long and eventful struggle of the Indian people. There are other places in the world where the people have also struggled to have democracies. इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी कैसे आई, इनकी एक बहुत लंबी स्ट्रगल थी उनके लोगों ने. हमारा आपको पता होगा कि ब्रिटिश रूल हुआ था हमारी कंट्री में, हमारी कंट्री एक कॉलोनी बन गई थी. उसके बाद हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी कंट्री को फ्री कराने के लिए स्ट्रगल करी ताकि इंडिया भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाए. और ऐसी सिमिलर स्ट्रगल्स अदर डेमोक्रेसीज़ में भी हैं, अदर कंट्रीज़ की डेमोक्रेसीज़ में. You know that the main feature of the democracy is that the people have a power to elect their leaders. डेमोक्रेसी का सबसे मेन फंक्शन और सबसे मेन फीचर यही होता है कि जो उसके लीडर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है, वो पीपल की वजह से बनती है, किसी की हेरिडिटी की वजह से नहीं. जैसे अगर आप मोनार्की को स्टडी करेंगे, मोनार्की में जो अगला राजा होता है वो राजा का बेटा होता है या उसी के रिलेशंस में होता है. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हम पीपल, वी द पीपल इलेक्ट द पर्सन टू फॉर्म अ गवर्नमेंट. ओके, सो इन द सेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज़ अ रूल बाय द पीपल.
डेमोक्रेसी का मतलब है इंसानों के द्वारा किया गया रूल। द बेसिक आइडिया इज़ दैट द पीपल रूल देमसेल्व्स बाय पार्टिसिपेटिंग इन मेकिंग दीज रूल्स। इलेक्ट कर रहे हैं, डिसीजंस के लिए उनको डिफेंड करना पड़ रहा है, ऐसे ही हम अपने पार्टिसिपेट करते हैं रूल मेकिंग में, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन आवर टाइम्स आर यूजुअली रेफर टू एज द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। हमारे टाइम पे जो डेमोक्रेसी का रूल है उसको कहते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। अलग अलग पार्टीज़ अपने लीडर्स को रिप्रेजेंट करती है फॉर्म्स में, उसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। In representative democracies, people do not participate directly, but instead choose their representative through an election process. Representative democracy में क्या होता है कि people जो हैं वो डायरेक्टली सामने नहीं आते हैं, बल्कि वो कुछ गुट लोगों का एक आदमी को खड़ा कर देता है कि वो उनके बिहाफ पे डिसीजंस ले, रूल बनाए, और वो कैसे होता है? इलेक्शन के थ्रू होता है। ये रिप्रेजेंटेटिव्स क्या करते हैं? दे मीट and make decisions for the entire population. These days, the government cannot call itself democratic unless it allows what is known as universal adult franchise. वो रिप्रेजेंटेटिव्स क्या करेंगे? आगे डिसीजंस बनाएंगे इंटायर पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट को हम तब तक डेमोक्रेटिक नहीं कहेंगे जब तक उसके सिटीजन्स के पास यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का रूल नहीं है। मतलब एडल्ट हैव द राइट टू वोट, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि 18+ की जो भी सिटीजन्स हैं दे कैन वोट, ठीक है। बट इट इज़ नॉट ऑलवेज लाइक दिस। In the earliest forms, the government allowed only men who owned property and were educated to vote. This meant that the women and the poor and property-less people and uneducated were not allowed to vote. पुराने टाइम में क्या होता था कि सिर्फ एजुकेटेड और हाई क्लास मैन ही थे, उनको वोट करने की पावर थी, ठीक है। उसमें अब हम क्या इसका निचोड़ निकालेंगे कि ना विमेन के पास पावर थी, ना किसी पुअर के पास पावर थी, और ना जो पढ़े लिखे थे या जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी वो लोग भी वोट नहीं कर पाते थे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट नहीं करती है। वेदर अ पर्सन इज़ पुअर और रिच और एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, ही कैन वोट, ठीक है। In India, before independence, only a small minority was allowed to vote, and they therefore came together to determine the fate of the majority. Several people, including Gandhiji, were shocked at the unfairness of this practice and demanded that all adults have the right to vote. This is known as universal adult franchise. इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले क्या होता था कि एक बहुत ही स्मॉल माइनॉरिटी, मतलब बहुत ही थोड़े लोगों को राइट मिलता था कि वो वोट कर सके, इसलिए वो एक साथ आए और मेजॉरिटी का फेट डिसाइड करें। मतलब कुछ 4-5 या 10-20 लोग मिल के वोट कर रहे हैं और डिसाइड कर रहे हैं कि करोड़ों की जनता का क्या फेट रहेगा, उनकी किस्मत, मतलब उनके लिए क्या रूल्स बनाए जाएंगे, जो कि बहुत एक अनफेयर प्रैक्टिसेस थी, ठीक है। तो गांधी जी और बाकी सारे लोग मिल के साथ आए और उन्होंने ये डिमांड करी कि सारे एडल्ट्स को राइट टू वोट होना चाहिए। इसको हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। मतलब एडल्ट्स कौन होते हैं? जो 18 ईयर्स एंड अबव होते हैं, उनको राइट टू वोट मिलेगा। तो ये क्या होता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। अब इसमें गांधी जी की स्टेटमेंट दी गई है यंग इंडिया 1931 में। गांधी जी सेड दैट आई कैन नॉट पॉसिबली बियर द आइडिया दैट द मैन हु हैज़ गॉट वेल्थ शुड हैव द वोट, बट दैट अ मैन हु हैज़ गॉट अ कैरेक्टर बट नो वेल्थ एंड लिटरेसी शुड हैव नो वोट, और द मैन हु वर्क्स ऑनेस्टली बाय द स्वेट ऑफ हिज ब्राउ डे इन एंड आउट शुड नॉट हैव द वोट फॉर द क्राइम ऑफ बीइंग अ पुअर मैन। इसमें ये कहा गया है कि गांधी जी कहते थे कि इंडिपेंडेंस से पहले हमारी कंट्री का हाल देखकर उन्होंने ये जज किया कि सिर्फ एजुकेटेड इंसान को वोट करने की पावर है। बेशक उसको उसके बारे में नॉलेज हो कि कौन सा लीडर सही है या नहीं है, उसको वोट करने की पावर है, ठीक है। और जो कि गरीब इंसान है, जिसको पता है कि उसके देश के लिए क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन क्योंकि वो अनएजुकेटेड है तो उसको वोट करने की पावर नहीं है, ये एक क्राइम था, ठीक है।
अब हम इसमें क्या है आगे स्टडी करेंगे। ये हमारा चैप्टर है व्हाट इज़ गवर्नमेंट के बारे में। तो हमको इससे ये पता लग रहा है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, डेमोक्रेसी हमारे इंडिया में कैसे आई और लोगों को वोट करने का राइट कैसे मिला। अब हमने तो यहाँ पे ये देख लिया कि मेंस के पास वोट करने का राइट आ जाता है, विमेंस को ये राइट कैसे मिला। इस जो साइड में आपको ब्लॉक दिख रहा है इसको अब हम स्टडी करेंगे तो इसमें आपको पता लगेगा कि विमेंस को वोट करने का राइट कैसे मिला। ठीक है। Nowhere in the world have the governments willingly shared the power. All over Europe and USA, women and the poor had to fight for the participation in the government. चाहे आप कोई भी कंट्री उठा लो, उनके पास्ट को देख लो, किसी भी कंट्री में विमेंस और पुअर पीपल के पास वोट करने का राइट नहीं था, उनको लड़ना पड़ा अपने राइट्स के लिए। इसको हम सफ़राज भी कह सकते हैं, विमेंस की सफ़राज और पुअर की सफ़राज मूवमेंट में उन लोगों ने अपने राइट्स के लिए, वोटिंग पावर लेने के लिए लड़ाई करी ताकि उनको भी इक्वल राइट्स प्रोवाइड हो सके। ठीक है। इसमें लिखा है कि द वुमेन स्ट्रगल टू वोट गॉट स्ट्रेंथन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। दिस मूवमेंट कॉल्ड द वुमेन सफ़राज मूवमेंट एज द टर्म सफ़राज मीन्स राइट टू वोट। उन्होंने क्या किया, वुमेन्स ने अपनी फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे अपनी मूवमेंट को इतना स्ट्रेंथन कर लिया कि उन्होंने इस मूवमेंट को विमेन सफ़राज मूवमेंट का नाम दे दिया। अब इसमें सफ़राज क्या है, सफ़राज का मतलब है राइट टू वोट। वुमेन सफ़राज क्या होगी, वुमेन्स के पास राइट टू वोट। ठीक है। इसकी कहानी क्या है, ड्यूरिंग द वॉर मैनी मेन वर अवे फाइटिंग बिकॉज of this women were called upon to do the work as earlier considered as men work. वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हमारे पास मैन फोर्स की कमी पड़ती थी तो आदमियों को तो बाहर होना पड़ता था ऑन द फ्रंट फुट लड़ने के लिए। तो उन कामों के लिए जो पहले आदमियों का काम को कहा जाता था, उनके लिए विमेंस को आगे बुलाया गया कि विमेन जाके वो काम करेगी। अब विमेंस ने क्या कर दिया, वो ऑर्गेनाइज भी करने लग गए काम को, उनको मैनेज भी करने लग गए और लोगों को दिखने लग गया कि विमेन भी उन काम को अच्छे से कर सकते हैं। तो अनफेयर स्टीरियोटाइप्स, पुराने टाइम की जो प्रथाएं होती थी कि लेडी कुछ नहीं कर सकती है, उन सबको उन्होंने ब्रेक किया। सो वुमेन बिगैन टू बी सीन एज बीइंग इक्वली कैपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजंस। तो इससे जो है ये पता लगने लगा कि विमेन भी इजीली डिसीजंस ले सकती है। ठीक है। तो सफ्रेजिट्स जो थे उन्होंने क्या किया, they demanded right to vote for all women and get their demands heard. They chained themselves to the railings in public places. Many suffragettes were imprisoned and went hunger strikes and they had to be fed force. American women got the right to vote in 1920 while women in UK got to vote in the same terms as some men in 1928. इसमें हमें ये बताते हैं कि जो सफ्रेजेट्स से जो चाहते थे कि विमेन को राइट टू वोट मिले, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा लड़ना पड़ा ये राइट लेने के लिए। तो 1920s के टाइम पे जो अमेरिका के विमेन्स थी उनको राइट मिला एंड लेटर ऑफ 1980s में यूके के जो मेन थे उनके साथ साथ विमेन को भी राइट मिल गया वोट करने का। एंड उसके बाद धीरे धीरे ये स्ट्रगल हर एक कंट्री में बढ़ती गई और धीरे धीरे हर एक कंट्री में विमेन्स को वोट करने का राइट मिलता गया। तो ये था हमारा चैप्टर व्हाट इज़ गवर्नमेंट। तो चलिए अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट डू गवर्नमेंट डू फॉर द पीपल, बिल्ड रोड्स एंड स्कूल्स, सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी, टेक एक्शन ऑन सोशल इश्यूज़ और ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ये सारे काम हमारी गवर्नमेंट करती है। ठीक है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज़ विच एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट डज द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्री ऑफ द कंट्री and maintaining peaceful relations with other countries. ग्राम पंचायत, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बोथ ए एंड बी। इसका आंसर होएगा डी। क्यों, ग्राम पंचायत क्या होती है, विलेज लेवल पे जो हमारी गवर्नमेंट ऑपरेट करती है वो ग्राम पंचायत होती है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है वो लॉज बनाती है दूसरी कंट्रीज से डिप्लोमेटिक और पीसफुल रिलेशंस मेंटेन करने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है कंट्री की सिक्योरिटी के लिए काम करती है। तो ये दोनों ऑप्शन ही हमारे ज़रूरी है। जब हमारी दूसरी कंट्री से पीसफुल रिलेशंस मेंटेन होंगे तभी एक कंट्री के लोग शांतिपूर्वक रह पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, कोर्ट्स, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, पब्लिक स्कूल्स और पार्लियामेंट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में हमारे पास होते हैं प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा।
ये तीनों मिलके पार्लियामेंट बनाते हैं। पार्लियामेंट के अंदर ही एक कंट्री से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, डिसीजंस लिए जाते हैं। तो इन गवर्नमेंट का इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो पार्लियामेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, एट विच लेवल डज द गवर्नमेंट वर्क? लोकल, नेशनल, स्टेट और ऑल ऑफ दीज। जब हम लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ रहे थे तब हमने बात की थी कि जो गवर्नमेंट है वो किन किन लेवल्स पे ऑपरेट करती है, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। ये तीनों ही लेवल पे ऑपरेट करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? एवरीबडी नोज अबाउट इट, इट्स ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, ऑन विच लेवल डज द इंडियन गवर्नमेंट टेक्स डिसीजंस टू मेंटेन पीसफुल रिलेशंस विद यूएसएसआर? लोकल लेवल, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल और नन ऑफ दीज। सबसे पहली बात, यूएसएसआर क्या है? रशिया का फॉर्मल नेम है यूएसएसआर। यूएसएसआर की फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो कौन सा लेवल गवर्नमेंट का इसके साथ डील करेगा? वो है सेंट्रल लेवल। इसको हम नेशनल लेवल भी कह देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द गवर्नमेंट मेक फॉर एवरीवन टू फॉलो? गवर्नमेंट सारों के लिए फॉलो करने के लिए क्या बनाती है? वो लॉज बनाती है। उन्हीं लॉज को हम फॉलो करते हैं और उन्हीं लॉज को अगर हम ब्रेक करते हैं तो हमें पे पेनल्टी लगती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, एनी पर्सन हु इज कॉट विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस कैन बी जेल्ड, फाइंड अ लार्ज सम ऑफ मनी, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ देम। इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। जब हमने ड्राइविंग लाइसेंस वाले केस का एग्जाम्पल स्टडी किया था उसमें ये कहा था जिन लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता उनको जेल भी हो जाती है, फाइन भी हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, विच टाइप ऑफ द गवर्नमेंट इज चोजन बाय द पीपल? लोग इलेक्शंस द्वारा किस गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं? वो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर इलेक्शंस होते हैं। मोनार्की गवर्नमेंट में क्या होता है? किंग और क्वीन का रूल होता है। डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट में क्या होता है? एक सिंगल पर्सन और एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन जो हैं वो रूल करते हैं पूरी कंट्री को, ठीक है। उनके डिसीजंस कॉन्स्टिट्यूशनल होंगे, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होंगे, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, मोनार्की गवर्नमेंट क्या होती है? मोनार्की गवर्नमेंट इज चोजन बाय द पीपल, रूल्ड बाय किंग और क्वीन, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। इट इज रूल्ड बाय किंग और क्वीन। किंग और क्वीन के रूल को मोनार्की गवर्नमेंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 इज इन विच टाइप ऑफ द गवर्नमेंट डू किंग्स और क्वींस नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर डिसीजंस दे टेक? ये किस में होता है? ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने बताया था मोनार्की गवर्नमेंट क्या होती है, किंग्स और क्वींस की। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मोनार्की। Question number 12 is to whom did the government does not allow to participate in elections in olden time? पुराने टाइम में किन लोगों को पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता था इलेक्शन में? जब हमने चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने स्टडी किया था कि एक स्मॉल ग्रुप होता था, एजुकेटेड हायर क्लास सोसाइटी, जिनको वोट करने का अधिकार मिला हुआ था। तो किनको नहीं मिला हुआ था इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग? एजुकेटेड पर्सन, पुअर पर्सन्स, एडल्ट्स और ऑल ऑफ दिस। पुअर पर्सन्स को अधिकार नहीं था पुराने टाइम में कि वो वोट दें। Question number 13, when was only a small minority allowed to vote? After independence, before independence, 10 years before independence और 20 years before independence? स्मॉल माइनॉरिटी को कब अधिकार था कि सिर्फ वही वोट दे सकते हैं, बाकी लोग नहीं? नॉट वुमेन्स, नॉट पुअर पीपल, ठीक है। ये था बिफोर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद हमारे पास यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कंसेप्ट आ गया था जिसमें 18+ एडल्ट्स को राइट टू वोट मिला था, ठीक है। Question number 14, when was the publishing of the journal Young India started? 1931, 1941, 1951, 1961। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1961, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।